हाँ जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? चलिए, आज हम जो लाइव रिवीजन करने आए हैं, टॉपिक है उसका आ, बताओ बताओ बताओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। अरे रोहित शर्मा, ये फाउंडेशन लॉ की क्लास है। यहां पर ऑडिट की क्वेरी लेके नाचना जरूरी है, और नालायक ऑडिट की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लगातार चल रही हैं। वहां आता नहीं ऑडिट की क्लास में, यहां आगे पूछ रहा है। ये इंटर के बच्चे, बताओ। चलिए, अब एक बात बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की रिवीजन हो गई थी? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की रिवीजन देख ली थी? चलिए, तो आज अपन लोग करने जा रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज लास्ट टेस्ट कौन सा था? मतलब जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, यमुना या सागर? भाई लास्ट टेस्ट कौन सा था? यमुना या सागर? सागर। ओके, आज अगला टेस्ट आएगा जिसका नाम है गंगा सागर। नहीं, सागर का रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा। सागर का रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा। आज अगले क्वेश्चन आएंगे जिसका नाम है गंगा सागर। और आज मैं जो क्वेश्चन दूंगा गंगा सागर नाम के, वो किसके ऊपर दूंगा? आज मैं दूंगा 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चंस में जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर। आज 5 क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आएंगे। 5 गॉट इट? रेडी? उसमें एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, तो क्या हो गया? आज जल्दी दे दूंगा। आज लगभग मुझे अभी मेरी 2:30 बजे मैंने मीटिंग में निकलना है, तो मतलब उससे पहले पहले दे दूंगा। चले, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवीजन हो गया ना? अब आप याद करो कि आप लोगों ने ना एक टेस्ट दिया था, लक्ष्य। जिन्होंने भी लक्ष्य टेस्ट सबमिट किया था, जिसकी चेकिंग मेरे से होनी थी, अगर आपको याद हो, मेरे थ्रू चेकिंग होनी थी। अब उसकी चेकिंग जो है, क्योंकि इस टाइम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ताज़ा ताज़ा रिवाइज हुआ है, अमृतसर और पंजाब के बच्चों की हो गई थी लगभग, कुछ सेंटरों में जिनमें मैंने विजिट किया था, वहाँ के बच्चों की हो गई थी, और बाकी बच्चों की रह गई है। लगभग 50 कॉपीज़ मेरे पास अभी भी रह गई हैं डिस्कशन के लिए। तो वो 50 कॉपीज़ की डिस्कशन कल से शुरू हो जाएगी। वो 1 to 1 मेरे थ्रू डिस्कशन होगी, कि क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अब आप रिवाइज कर चुके हो, तो इस टाइम अब जो मैं बोलूँगा आपको वो आप समझ पा रहे होगे। ठीक है? हाँ, कोलकाता वगैरह सबकी अब शुरू होगी, कल से शुरू कर दूंगा मैं, कल से शुरू हो जाएगी। चलो जी, तो आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस बार की मैंने कैशबैक स्कीम अनाउंस की। सभी जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं, सभी के लिए वो स्कीम है। सुन लिया? कैशबैक स्कीम सुनी? क्या थी? मैंने पिछली क्लास में अनाउंस की थी। बताओ क्या थी? लॉ के अंदर मोर देन 80, 5100, मोर देन 70, 4100, मोर देन 60, 3100,
मोर देन 50, 2100 ये कैशबैक मिलेगा आपको इंटर के अंदर। कॉम्बोज के अंदर। चले, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं स्क्रीन शो कर देता हूं। लो जी, अच्छा अभी भी नहीं हो रही। हमारा कुंदन जो है ना, वो जब से इसकी गर्लफ्रेंड बनी है ना, तब से इसने काम करना बंद कर दिया है। लो जी, ये कैशबैक स्कीम रहेगी आप सबके लिए। लॉ के अंदर इतने मार्क्स आने पर इंटर के कॉम्बोज के अंदर आपको इतना कैशबैक मेरी तरफ से मिलेगा, मतलब हमारी तरफ से मिलेगा, अमित पोपली क्लासेस की तरफ से मिलेगा, आई शुड से। जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। जब कुछ ऐसी कोई चीज टूटती है, जब पीछे से गाना बजता है ना, छन से जब टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, होता है ना। तो फिर ये जो छन से जो टूटे कोई सपना है, ये क्या है? ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। हर्ष सल्होत्रा वो कह रहा है जी जी, मतलब ऐसा लग रहा है अभी रिसेंटली गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, इतना दर्द महसूस हो रहा है इसके मैसेज में। तो ब्रीच का मतलब क्या है? ब्रीच का मतलब है कि वो सरकमस्टेंस जब कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपने द्वारा किया गया वादा तोड़ देती है, तो इसे अपन लोग ब्रीच का नाम कहते हैं। अच्छा, ब्रीच जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होती है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में फ़र्क क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। एक चीज़ है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि मान लीजिए डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने वाली है, पर उससे पहले ही एक पार्टी ने वादा तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, मेरा और नोरा का विवाह जो था वो 31 दिसंबर को था, परंतु आज ही मैंने फ़ोन उठाया और नोरा से कहा, नोरा सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, आई कांट मैनेज। बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कन्या के दिल पे चोट पहुंची होगी? यस, बिल्कुल पहुंची होगी। तो ये कौन सी ब्रीच है? अगर मैंने यही वादा विवाह वाले दिन तोड़ा होता तो इसे मैं कहता एक्चुअल ब्रीच। परंतु जब मैंने विवाह से पहले ही ये वादा, परफॉर्मेंस वाले दिन से पहले ही ये वादा तोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में मेन फर्क क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो परफॉर्मेंस से पहले होती है, परफॉर्मेंस से पहले होती है। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है मे टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्सप्रेसली बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन। मैंने नोरा को मैसेज किया या कॉल कर दिया कि सॉरी मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। एंड इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट। अब भाई मैं श्रद्धा कपूर से शादी करके नोरा के घर पहुंच गया, मैंने कहा लो बहू आई है स्वागत करो, क्या ये गलत नहीं है? यानी कि इम्प्लाइडली है ना कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा नोरा, यही हुआ ना मतलब। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंटीसिपेटरी ब्रीच। हाँ जी, एंटीसिपेटरी ब्रीच के परिणाम क्या क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं एंटीसिपेटरी ब्रीच के परिणाम क्या हैं, तो देखो जी, दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहला, प्रोमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली एंड कर सकता है। मतलब अगर मेरा कॉल गया नोरा को कि नोरा मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, तो नोरा इमीडिएटली कोर्ट में जाएगी और कहेगी जज साहब इसने मेरा दिल तोड़ा है। इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट का एंड कर सकता है। और जब मैंने मना किया नोरा को, तो नोरा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मेरा पोपली ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पोपली ऐसा कर ही नहीं सकता। यानी कि नोरा ने कहा कि नहीं मैं विश्वास करूंगी, कि देख मुझे विश्वास है, देखना मेरा पोपली आएगा, वो जरूर आएगा। यानी कि नोरा
डिसाइड कर सकती है कि मैं वेट करूंगी पोपली के आने का। तो यानी कि एंटिसिपेटरी ब्रीच में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा प्रोमिसी डेट का, कौन सी डेट का, परफॉर्मेंस की डेट का इंतजार करेगा। अब दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड sue the other party for the damages from the breach of contract immediately without waiting until the due date of performance। इमीडिएटली स्यू कर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, परफॉर्मेंस की डेट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, इमीडिएटली स्यू कर दो। और दूसरा, प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट तक जिंदा रखेगा, ठीक है ना। अब अगर इसी बीच में ड्यू डेट पर प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस कर दी, अगर ड्यू डेट पर प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस कर दी तो क्या होगा, फटाफट बताइएगा। अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस कर दी तो फिर प्रोमिसी तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, नोरा के पास ऑप्शन था कि वो कोर्ट में जाके मना कर दे, उसने नहीं किया। नोरा ने इंतजार किया, पोपली आएगा आएगा, और मैं आ गया। मुझे श्रद्धा ने धोखा दे दिया, मैं फिर नोरा की शरण में चला गया। तो अब हुआ क्या, नोरा अब तुम मेरी परफॉर्मेंस को मना कर सकते हो नहीं, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए नोरा कोर्ट में नहीं गई, अब उसने इंतजार किया कि पोपली आएगा आएगा, वो जरूर आ गया आएगा, इतने में मैं लुढ़क गया, तो क्या नोरा को कोई डैमेजेस मिलेंगे? क्या नोरा को कोई डैमेजेस मिलेंगे? बोलो बोलो, क्या नोरा को कोई डैमेजेस मिलेंगे, हाँ या ना? चले सर, मैंने सोगा का पूरा लर्न कर लिया है, तो क्या मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है? सोगा की रिवीजन करने से एक बार और स्ट्रांग हो जाएगा पर, और बस अगर रिवीजन नहीं भी कर रहे तो आज जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो जरूर सॉल्व कर देना बस। हाँ जी, इफ ड्यूरिंग द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स ओपन, अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर प्रोमिसर जो है वो उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। फिर प्रोमिसी का कोई भी राइट नहीं रहेगा अगेंस्ट द प्रोमिसर। प्रोमिसी विल हैव नो राइट अगेंस्ट द प्रोमिसर। क्लियर हो गई इतनी बात? चले और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पर ना डैमेजेस निकालने का बहुत पूछा जा सकता है सवाल, बहुत चांसेस हैं, तो पढ़िएगा सवाल देखिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू बिटवीन एल एंड एम वेयर बाय एल एग्रीड टू सप्लाई फर्नीचर वर्थ ऑफ ₹2 लाख टू एम। एल कहता है कि मैं 2 लाख रुपए का फर्नीचर एम को सप्लाई करूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या थी, 20 अगस्त, एंड द परफॉर्मेंस की डेट थी 15 दिसंबर की। 1 नवंबर को ही, अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड 1 नवंबर को ही एल ने इंटीमेट किया एम को कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, उस दिन मार्केट प्राइस कितना था, 3,50,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 2 लाख, उस दिन मार्केट प्राइस था 3,50,000 रुपए। तो बताइए अब डैमेजेस कितने निकलेंगे? अच्छा, एम के पास 2 ऑप्शन है। पहला, वो इमीडिएटली स्यू कर सकता है एल को फॉर डैमेजेस। डैमेजेस कितने निकलेंगे, 3,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। एंड वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो परफॉर्मेंस की डेट का वेट भी कर सकता है। सपोज जिस दिन परफॉर्मेंस था उस दिन का प्राइस था 5 लाख रुपए, तो अब डैमेजेस कितने निकलेंगे, 3 लाख रुपए, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि सपोज करो परफॉर्मेंस के दिन जो प्राइस था वो 1,25,000 रुपए केवल रह गया, तो क्या कोई डैमेजेस मिलेंगे? नहीं, इस केस में कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि डैमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बायर हूं, आपने मुझे चीज बेचनी है 2 लाख रुपए में, पर अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब वही चीज मुझे मिल रही है 3 लाख रुपए में, तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे पे करने पड़ रहे हैं आपके तोड़ने के कारण, ये डैमेजेस हैं। परंतु अगर चीज की कीमतें गिर गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर कोई डैमेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब हम आते हैं एक्चुअल ब्रीच के केस पे। तो एक्चुअल ब्रीच भी 2 तरीके की हो सकती है। पहला, एक एक्चुअल ब्रीच ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस और एक एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एक होती है एक्चुअल ब्रीच ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब जो परफॉर्मेंस वाले दिन है उस दिन आपने ब्रीच किया है, यानी कि जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू थी आपने उस दिन ब्रीच कर दिया। एक होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस का मतलब होता है परफॉर्मेंस चल रही है, शुरू हो चुकी है परंतु खत्म नहीं हुई और आपने ब्रीच कर दिया है। अच्छा, इसकी पीडीएफ दे दीजिएगा, अभी वीडियो के नीचे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं फाउंडेशन के खिलाड़ी में अपलोड करवा देता हूं इमीडिएटली भी।
हाँ जी, तो ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुगर सप्लाई करनी है 1000 किलो की, तो मैंने 600 किलो सप्लाई कर दी, यानी कि परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है, बट इससे पहले कि मैं 400 किलो शुगर सप्लाई करता मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। चलिए, फिर मैंने कहा जी एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस वाले दिन ब्रीच। फिर एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब ब्रीच परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है पर इससे पहले कि उसका अंत होता ब्रीच हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो फिर अब सामने वाली पार्टीज के पास अधिकार कौन कौन सा आएगा? ब्रीच के केस में सामने वाली पार्टी के पास कौन कौन से अधिकार आएंगे, देखना शुरू करते हैं। पहला अधिकार है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो क्या दूसरी पार्टी भी उसे अपनी तरफ से कैंसिल मान सकती है? बिल्कुल। भाई एक ने वादा तोड़ दिया तो दूसरा भी उसे कैंसिल मान लेगी कि अब परफॉर्मेंस करने की तो जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रेसेशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पार्टी अगर ब्रीच करती है तो दूसरी को भी अब वादा निभाने की अपनी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा कहता है, पहले सेकंड को हम बाद में करेंगे, पहले आइए थर्ड पर। कहता है सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब करवाई जा सकती है? फॉर एग्जांपल जब जब रेयर आर्टिकल्स होते हैं। रेयर आर्टिकल मतलब पुरानी हवेली, पुरानी कोठी। वो मैंने एग्जांपल दिया था टीपू सुल्तान की तलवार, कि मान लीजिए कर्नाटका के रहने वाले विनोद साहब ने एक टीपू सुल्तान की तलवार लेके आए। उन्होंने वो वादा किया विजय माल्या को बेचने का, विजय माल्या तलवार लेके आए इंग्लैंड से 6 करोड़ रुपए में। वादा हुआ कि ये 10 करोड़ रुपए में कर्नाटका में रहने वाले विनोद को बेच दी जाएगी। अब वादा हो गया, परंतु विजय माल्या ने बेचने से मना कर दिया। अब विजय माल्या का कोर्ट में कहना था, जज साहब देखो इसे कहो कि डैमेजेस ले ले, मैं डैमेजेस देने को तैयार हूं। सामने वाला बंदा कह रहा था मैं डैमेजेस नहीं लूंगा, मैं तो तलवार ही लूंगा, मैं तलवार ही लूंगा। अच्छा, अब क्या करें? अब भाई साहब, अब सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा कि जो चीज इन्वॉल्व है वो क्या है। अगर तो वो ऐसी चीज है जो कि मार्केट में जिसका सप्लीमेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट आदेश दे सकता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही निभाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब करवाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा? जब जब वो चीज बड़ी रेयर आर्टिकल है, मतलब वैसी चीज और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर आता है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोक देना। रोक देना मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे एग्जांपल दिए थे क्लास में भी कि अनुष्का शर्मा ने जब फिल्म साइन की रब ने बना दी जोड़ी, जो सुपर से भी डुपर हिट हुई, उसके बाद अनुष्का शर्मा को 15 महीने तक कोई और फिल्म नहीं मिल पाई थी। ऐसा नहीं था, कर नहीं पाई थी वो। क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि उनका ना यश चोपड़ा, शायद यश चोपड़ा नहीं बनाई थी, यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा उनके बेटे थे। तो इन लोगों की पॉलिसी है कि जब भी ये कोई नई हीरोइन लॉन्च करते हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगले 3 साल तक केवल आप हमारी फिल्म ही साइन करोगे। अब रब ने बना दी जोड़ी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद 15 महीने तक कोई फिल्म नहीं आई, तो अनुष्का शर्मा ने दूसरी फिल्म ज्वाइन करने की कोशिश की, तो इन्होंने केस कर दिया। अब अनुष्का का कहना था, जज साहब इन्होंने मुझे एक फिल्म दी, उसके बाद कोई फिल्म नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? तो इनका कहना था कि नहीं जज साहब, हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी और अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बैंड बाजा बारात की। अब इनको कहो कि वो जो दूसरी फिल्म है उसे साइन ना करें, क्योंकि हमसे होने वाला कॉन्ट्रैक्ट निभाएं। यानी कि जब आप एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो कोर्ट आपको ऐसा करने से रोक सकता है कि रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। दिस इज कॉल्ड इंजंक्शन। क्या कहते हैं इसे? इंजंक्शन। चलिए, फिर कहते हैं क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज इज अर्नड, मतलब जितना आप काम करोगे उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जितना भी आपने परफॉर्म किया है, जितना भी आपने काम किया है, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वांटम मेरिट का क्लेम कब कब अराइज हो सकता है, तो देखना शुरू करते हैं कब कब अराइज हो सकता है। पहला, अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक तांत्रिक को दिए 50,000 रुपए और कहा कि ये ले, मेरे पड़ोसी की डेथ हो गई है, इसकी आत्मा को दोबारा इसके शरीर में घुसा दे। क्या तांत्रिक ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या आप सारे पैसे वापस ले सकते हैं? यस।
आपने किसी को दिए 1 लाख रुपए शुगर की सप्लाई के लिए, जैसे ही आपने एडवांस दिया, अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि शुगर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब शुगर नहीं डील होगी इस तरीके से, और ले तो फिर अब क्या आपको शुगर सप्लाई हुई? नहीं, तो क्या आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? यस, वही लिखा है। अगर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो जो आपने पेमेंट की वो आपको मिल जाएगी क्वांटम मेरिट के कारण, क्योंकि सामने वाले ने कोई काम तो अभी किया ही नहीं। फिर अगर मान लीजिए समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुअसली, ये क्वाजी के अंदर भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कृष्ण जो थे वो सुदामा के घर गए, 1 करोड़ रुपए बक्से में रखा था, गलती से वो बक्सा उठाना भूल गए और वापस खाली हाथ घर आ गए। सुदामा ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो क्या कृष्ण सुदामा से वो पैसे रिकवर कर सकते हैं? बताइए हाँ या ना। हाँ या ना? यस, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन ग्रेचुअस एक्ट था। आगे, where there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration। एक कंपनी ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, वो काम भी कर रहा है 3 महीने तक, फिर मेंबर्स ने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, इसे हटाओ। क्या 3 महीने काम करने के उसे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? क्या 3 महीने काम करने के पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? सैलरी डिसाइड ही नहीं होती, सैलरी मेंबर्स ने डिसाइड करनी थी। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट कर दिया, ये कहते हुए कि 3 महीने बाद मेंबर्स तुम्हारे सैलरी डिसाइड करेंगे, तुम इतना काम करो। मेंबर्स की मीटिंग 3 महीने बाद है, 3 महीने अगले ने काम किया, मेंबर्स ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, तो 3 महीने की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्वांटम मेरिट, ठीक है। आगे, वेयर वन पार्टी अबेंडन और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर वन पार्टी अबेंडन और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आईसीआई में पढ़ाने गया, अब सीए इंस्टीट्यूट में अगर मैं पढ़ाने गया, उन्होंने कहा पोपली साहब पूरा फाउंडेशन का बैच खत्म करा देना, हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। ठीक है जी, टोटल 50 क्लासें थी, मैंने 10 क्लासें ली, मैंने कहा यार मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या ढक्कन बच्चे, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये कहकर मैं वापस आ गया। तो बताइए क्या सीए इंस्टीट्यूट मुझे पैसे देगा? क्या सीए इंस्टीट्यूट मुझे पैसे देगा, हाँ या ना? सोचो सोचो, यस और नो, यस और नो। नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। अगर बीच में ही पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया तो ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मगर अगर सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे निकाला, अगर सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे निकाला तो पैसे मिलेंगे कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। दोनों में फर्क देखो, अगर मैंने छोड़ा तो मुझे नहीं मिलेंगे, सीए इंस्टीट्यूट ने निकाला तो मुझे 10 दिन के मिल जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा है कि वो मुझे हर क्लास के 10,000 रुपए देगा, हर क्लास के 10,000 रुपए देगा। मैंने 10 क्लासेस बाद क्लासेस छोड़ दी, बताइए 10 क्लासेस के 10,000 के हिसाब से क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए कि नहीं? मुझे 10 क्लासेस के 10,000 रुपए दे रहा है, वो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलेगा? यस, मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का होगा तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी बेस्ड ऑन अ क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट, ठीक है जी। अब मान लीजिए हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल नेचर का है। कौन से नेचर का है? इनडिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहता है कि अगर मैंने 100% मान लीजिए मैंने कहा कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा सीए इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पूरा सिलेबस खत्म होने के 10 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, बाकी मैंने पढ़ाया ही नहीं। बाकी मैंने कहा, बच्चों से पूछा, मैंने कहा पार्टनरशिप क्या होता है? उन्होंने कहा सर हम पार्टनरशिप बताते हैं, हम पार्टनरशिप बताते हैं। सर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 लोग मिलकर आपस में बिजनेस करें। मैं कहा ये सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 लोग मिलकर करें। परी कह रही है कि इसके क्वांटम मेरिट्स के नोट्स कॉपी में नहीं मिल रहे। भाई बाकी बच्चे करेंगे कंफर्म?
ऐसा है क्या? जरा कंफर्म करो फटाफट। नहीं लिखवाया नहीं है? ओहो, अच्छा चलो मैं दोबारा से इसे रिकॉल करवाता हूं, फिर दोबारा से रिकॉल करवाता हूं। लैंग्वेज आसान लिखी हुई है ये बुक में, लैंग्वेज आसान लिखी हुई है दोबारा से। अब सुनना जी, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने थे। दोबारा बोलता हूं, जब मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दूंगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराने के बाद, पूरा बैच पढ़ाने के बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने थे। मैंने ऐसा पढ़ाया कि ना पार्टनरशिप कराया, ना कंपनी एक्ट कराया, ना एलएलपी कराया, ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कराया, केवल सारी की सारी क्लासें मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लेता रहा। अब सीए इंस्टीट्यूट को बच्चों ने चिल्लाया जोर जोर से कि पोपली हाय हाय, पोपली हाय हाय। अच्छा, फिर सीए इंस्टीट्यूट को फटाफट किसी और टीचर को लाना पड़ा। वो नया टीचर जो आया वो ये सारे एक्ट पढ़ाने के 8 लाख रुपए ले गया। तो बताइए मुझे कितने मिलने चाहिए? बताओ जी, मुझे कितने मिलने चाहिए? 10 में से 8 गए, 2, तो यानी कि 2 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। अब ठीक है, चले तो चलिएगा क्वांटम मेरिट के कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। क्वांटम मेरिट क्या होता है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना आपने काम किया है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एज मच एज इज अर्नड। इसका मतलब है कि इट मींस द पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। जितना आपने काम किया है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? क्वांटम मेरिट। फिर कहता है जनरली वन कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम अनदर अनलेस वन हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन इन फुल। यानी कि मैं सीए इंस्टीट्यूट से तब तक पैसे नहीं मांग सकता जब तक मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना कर दूं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप थोड़ा सा काम करने के बाद भी पैसे मांग सकते हो। अब वो कौन कौन से केसेस होते हैं वही हम क्वांटम मेरिट में समझ रहे हैं। समझ रहे हो? जिन्होंने कॉपी में नहीं लिखा हुआ समझ रहे हो? तो क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कब कब अराइज होता है? पहली सिचुएशन, जब एग्रीमेंट वॉइड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। हम जानते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि मेरे पड़ोसी की वाइफ को जिंदा कर दो। क्या आप महान तांत्रिक हो? परंतु आप ऐसा कर पाओगे? नहीं। तो यानी कि कुछ भी काम नहीं कर पाए तो मेरा जो 1 लाख रुपए है वो वापस करो। सिमिलरली अगर मैंने शुगर सप्लाई के लिए आपको पैसे दिए और आप शुगर सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि कानून चेंज हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो भी पैसे वापस आ जाएंगे। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए, आज तक ये वाला सवाल नहीं आया जो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के बताइएगा। मान लीजिए तुमने 10,000 रुपए की शुगर मार्केट से खरीद ली थी, परचेज कर ली थी 10,000 रुपए की शुगर। तुमने मुझे 1 लाख रुपए की बेचनी थी, मैंने 1 लाख रुपए का एडवांस भी दिया। तुमने उसके बेसिस पे 10,000 रुपए की शुगर परचेज भी कर ली। इससे पहले कि तुम सेल करते गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, मुझे कितना अमाउंट वापस मिलेगा बताओ फटाफट। ये वाला सवाल आज तक नहीं आया, कभी भी नहीं आया पेपर में, सोच समझ के बताओ। पूरे 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे क्योंकि शुगर तो सप्लाई हो ही नहीं सकती ना अब। ठीक है ना? चलिए दूसरी बात, when something is done without any intention to do so gratuitously, ये मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी पॉइंट करवाया हुआ है। यानी कि कृष्ण सुदामा के घर आए, सुदामा के घर अपना ब्रीफकेस, पूरा ब्रीफकेस ही भूल गए और सुदामा ने उसे खर्च कर दिया। तो क्या कृष्ण सुदामा से रिकवर कर सकते हैं? यस, दिस इज अगेन कम अंडर द क्वांटम मेरिट। थर्ड, जब देर इज एन एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर द सर्विसेज बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। यानी कि एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है सर्विसेज देने का, बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जांपल ये कैसे हुआ था, एक रियल घटना कैसे घटी थी।
कि एक कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, और मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ना शेयर होल्डर करते हैं। बट हुआ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा हमारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग 3 महीने बाद है, साल में एक बार मीटिंग होती है उनकी, तो 3 महीने बाद है, तू अभी अपॉइंट हो जा, फिर वो बाद में आके तेरा अप्रूवल फाइनल कर देंगे और तेरी रेम्यूनरेशन भी वहीं डिसाइड हो जाएगी। उसने कहा जी ठीक है। 3 महीने तक इसने काम किया, शेयर होल्डर ने इसको अपॉइंट करने से मना कर दिया। तो अब मुझे बताइए, क्या इसे रेम्यूनरेशन तो दोगे या पैसे भी नहीं दोगे इसके काम करने के, क्योंकि 3 महीने तक तो इसने काम किया है ना। तो बताइए पैसे दोगे या पैसे भी नहीं दोगे? पैसे तो देने पड़ेंगे। तो देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज, या फिर सिंपल सा लिख लेना, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, आगे जहां पर एक पार्टी अबेंडन कर देती है और रिफ्यूज कर देती है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक पार्टी कह देती है कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं करनी है। अबेंडन मतलब मैंने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। अगर मैंने बीच में छोड़ा, आईसीआई का पूरा सिलेबस फाउंडेशन का मुझे कराना था और मैंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया 10 क्लासेस के बाद ही, जबकि 50 क्लासेस के बाद मुझे पैसे मिलने थे, तो बताइए मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं? फटाफट बताइए, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने तोड़ा है। परंतु अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आईसीआई ने, तो बताइए आईसीआई मुझे पैसे देगा कि नहीं, क्योंकि मैंने 10 क्लासेस तक परफॉर्म किया है। फिर मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं? हाँ, फिर मुझे मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने है? आईसीएआई ने तोड़ा है। ठीक हो गई इतनी बात? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना। हाँ, चले नेक्स्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का होगा, मतलब पर क्लास 10,000 रुपए, तो मुझे मिलेगा कि नहीं? हर्ष कहते हैं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एंजाइटी का इशू आ रहा है। चलो मैं इसके ऊपर एक क्लिपिंग बनाता हूं आज, इसके ऊपर एन एंजाइटी इशू बिफोर एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। नेक्स्ट मैं आज शाम को बताता हूं, कोई क्लिपिंग बनाता हूं इसके ऊपर। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल नेचर का है, जहां पर आपको फुल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के बाद में मिलेगी। आपने परफॉर्म तो किया बट बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म किया, मतलब मैंने पढ़ाया तो सही आईसीआई में, बट केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, बाकियों को एक ही दिन में सल्टा दिया, बाकी सारे एक्ट को। और सीए इंस्टीट्यूट को रिपेयर करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को रिपेयर करने के लिए एक और बंदा हायर करना पड़ा जो 8 लाख रुपए ले गया। तो बताइए मुझे कितने मिलेंगे? मुझे कितने मिलेंगे? बताओ बताओ बताओ, मुझे कितने मिलेंगे? 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। समझ गए? चलिए, तो ये सारे केसेस हैं जहां पर क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज होता है, जहां पर क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज होता है। फिर अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस पर। डैमेजेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? डैमेजेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? चलिए, पहला होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, एक और बात बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आप देखिएगा मत, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आज आप देखना शुरू कर दो। ये जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो मैं आजकल ले रहा हूं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, या आज गंगा सागर हो, या फिर सागर हो, ये जितने टेस्ट हैं, इन सभी टेस्ट के थ्रू आप लोग रिसेंटली जितनी भी आपकी एमटीपीज, आरटीपीज जितनी आई हैं, वो सारी कवर कर रहे हैं। ये जो बुक में क्वेश्चन हैं, ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन और 2023 नवंबर तक के सभी आरटीपी और एमटीपी बुक में डली हुई हैं। उसके बाद की जितनी एमटीपीज और आरटीपीज हैं, ये जितने आप टेस्ट दे रहे हो आजकल, यमुना, गंगा सागर, ये सब A to Z आप करके जा रहे हो। तो कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि पोपली ने कराई है, तो कह देना कराई नहीं है, करवाई है, करवाई है।
मैं नहीं करा रहा, मैं करवा रहा हूं और उनको टेस्ट के थ्रू आप लोगों को सॉल्व कर करके देता भी जा रहा हूं। ठीक है, 2 टेस्ट हैं जिनका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मुझे डिस्कस करना है। 2 टेस्ट हैं, दोनों का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आज डिस्कस होगा, एक यमुना और एक सागर। दोनों टेस्ट का डिस्कशन आज डिस्कस होगा। ठीक है, आज उनका सॉल्यूशन डिस्कस होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई प्रेजेंटेशन में अगर आपके कमी आ रही है तो वो प्रेजेंटेशन की कमी ताकि आप सुधार सकें कि यहां पर काम करना बाकी है। बाकी टेस्ट जिनके चेक होके आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। आज गंगा सागर नाम का टेस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा सागर का, जैसे मैंने अब आपको ये रहस्य बता दिया कि अब आप टेस्ट देने से पहले अपनी एमटीपी और आरटीपी उठा लें और पहले आंसर्स पढ़ लें। प्लीज ऐसा मत करना। बड़े ईमानदारी से आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की रिवीजन करी है, एक और बार रिवीजन करना। टेस्ट हैवी लेवल का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, तो प्लीज बड़ी ईमानदारी से करिएगा, बड़ी ईमानदारी से करिएगा। श्रीजीत मैंने सुन लिया बेटा, चिंता मत कर, मैं करवा दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है भाई, बोलो ना हाँ। आगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो कि नेचुरली अराइज होते हैं, जो कि नेचुरली अराइज होते हैं। 48 घंटे मिलेंगे गंगा सागर जमा करने के लिए, यानी कि थर्सडे तक जमा करा सकते हो क्योंकि बड़े लेवल का टेस्ट है। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब होता है जो नेचुरली अराइज होते हैं, मतलब किसी चीज की कीमतें बढ़ने के कारण अराइज होते हैं, इन्हें ऑर्डिनरी डैमेजेस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किसी चीज की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, बट जब ब्रीच हुआ तो उसकी वैल्यू थी 1,50,000 रुपए। तो बताइए अमाउंट ऑफ डैमेजेस आपको कितना मिलना चाहिए? बताओ जी, बताओ कितने डैमेजेस मिलने चाहिए? कोई चीज जो पहले 1 लाख रुपए की थी अब 1,50,000 रुपए की हो गई है, तो बताइए डैमेजेस कितने मिलने चाहिए? 1,50,000 के डैमेजेस मिलने चाहिए। ये डैमेजेस क्यों अराइज हुए? नेचुरली अराइज हुए हैं किसी चीज की कीमत बढ़ने के कारण। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब एक बड़ी समस्या जो हर एक के माइंड में रहती है, हर बच्चे के दिमाग में रहती है, वो क्या? सर, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल को स्पेशल डैमेजेस में लिखना है या ऑर्डिनरी डैमेजेस में लिखना है? देखो, ये केस ऑर्डिनरी का भी है, स्पेशल का भी है। ज्यादा ये स्पेशल का है, कम ये ऑर्डिनरी का है। हुआ क्या था, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल के अंदर जब हेडले की मोटर खराब हो गई थी तो उसने बैक्सेंडेल को कहा कि ठीक करा के ले आ, आने जाने में 15 दिन लगेंगे। बैक्सेंडेल आया 2 महीने बाद। अब जब 2 महीने बाद आया और बैक्सेंडेल ने अपने पैसे मांगे तो हेडले ने पैसे दिए तो नहीं, उल्टा उसके ऊपर केस कर दिया कि तू, तेरे लेट करने के कारण मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलना था वो चला गया, मेरे को लेबर की फीस पे करनी पड़ी, मेरे को फालतू के फैक्ट्री खोल खोल के बैठना पड़ा, रेंट वगैरह बियर करना पड़ा तेरे कारण। तो हेडले ने उल्टा बैक्सेंडेल से पैसे मांग लिए। अब सवाल उठा, क्या हेडले बैक्सेंडेल से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जज साहब ने कहा कि देखो, यहां पर नेचुरल डैमेजेस तो कोई अराइज नहीं हुए। नेचुरल डैमेजेस तब अराइज होते हैं जब चीज की कीमतें बढ़ती हैं। तो यहां पे चीज की कीमतें बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट तो हुआ नहीं, बट यहां पर स्पेशल डैमेजेस का कॉन्सेप्ट लगता है। स्पेशल डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पहले बता दिया जाता है कि अगर तुमने टाइम पे परफॉर्म ना किया तो तुम्हारे इस नॉन परफॉर्मेंस के कारण ये नुकसान मेरा हो सकता है। तो इस तरीके के डैमेजेस को अपन लोग स्पेशल डैमेजेस का नाम देते हैं। तो क्या यहां पर स्पेशल डैमेजेस अराइज होते हैं? हाँ, स्पेशल डैमेजेस तब अराइज होते हैं जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर्ड किया गया हो। तो क्या इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर्ड किया गया था कि कौन से स्पेशल डैमेजेस अराइज हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी कंसीडर्ड नहीं किया गया था। तो यानी कि हेडले बैक्सेंडेल से रिकवर कर पाएगा? नहीं, बैक्सेंडेल से रिकवर नहीं कर पाएगा। ये इस केस का डिसीजन था। तो 2 तरीके के हमने डैमेजेस देखे, एक ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कि चीज की कीमत बढ़ने के कारण अराइज हुए, और एक स्पेशल डैमेजेस जो कि किस लिए अराइज होते हैं? स्पेशल डैमेजेस जो तब अराइज होते हैं जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पहले ही बता दिया गया हो, यानी कि जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो अब ध्यान रखना, चाहे आप ऑर्डिनरी डैमेजेस लिखो या स्पेशल डैमेजेस लिखो, दोनों के साथ ये केस लॉ जरूर लिखाना, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का। इनफैक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट दिया, सागर नाम का शायद टेस्ट है, वहां पर ये वाला क्वेश्चन डाला भी है डैमेजेस का, यहां पे क्वेश्चन डाला भी है, और तभी उसकी प्रेजेंटेशन में जब मैं बताऊंगा तो वहां दिखाऊंगा भी सही कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो आज की प्रेजेंटेशन में मैं दिखाऊंगा भी सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्पेशल डैमेजेस की भी चर्चा हो गई। फिर आते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस देखो जी, मैंने अभी आपको बताया कि होता क्या है
कि डैमेजेस के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं जो चीज की कीमतें बड़ी हैं ना वो आपको डैमेजेस के रूप में दिलवा सकूं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मुझे चीज की कीमतों से लेना देना नहीं होता। मैं डैमेजेस इसलिए रिकवर करवाता हूं क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच किया है। अब ये हमेशा रिकवर नहीं होते, ये केवल कुछ केसेस में डैमेजेस रिकवर होते हैं। कब कब? जब सामने वाली पार्टी को मुझे सजा देनी है, यानी कि जब डैमेजेस देने के पीछे मेरा उद्देश्य सामने वाली पार्टी को सजा दिलवाना है, तो इस प्रकार के डैमेजेस को मैं नाम देता हूं विंडिक्टिव डैमेजेस। क्या नाम देता हूं? विंडिक्टिव डैमेजेस। तो विंडिक्टिव डैमेजेस दो तरीके के हो सकते हैं, दो सिचुएशंस में अराइज हो सकते हैं। अगर आप किसी से शादी का वादा करके वादा तोड़ दोगे तो वहां आप चीज की कीमतें कैसे देखोगे? नहीं देखोगे ना। तो क्योंकि वहां दिल टूटा है, तो दिल टूटने की सजा विंडिक्टिव डैमेजेस के रूप में मिलेंगी, क्योंकि किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। और दूसरा, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर। मान लीजिए अगर मुकेश अंबानी का चेक जो है 501 रुपए का, क्योंकि उन्होंने पोपली गारमेंट्स लिमिटेड से बनियानें खरीदी थी और 501 रुपए का अपना चेक बाउंस करवा लिया मुकेश अंबानी ने। अब बैंक की गलती से हुआ, क्यों? क्योंकि बैंक ने मुकेश अंबानी के चेक को लोकल लक्ष्मी नगर में रहने वाले मुकेश अंबानी से कंपेयर कर दिया और उन्होंने उसके अकाउंट में बाउंस करवा के खबर फैला दी कि चेक बाउंस हो गया, बाउंस लिख दिया। मैं ये चेक लेकर आज तक पे आ गया, मैंने कहा देखो जी मुकेश अंबानी का चेक बाउंस, उसके कंपनी के शेयर गिर गए। तो क्या जो अंबानी साहब की मिट्टी पलीत हुई होगी इज्जत की बैंक की वजह से, तो क्या वो डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं? ये सब बैंक वालों को सजा मिलेगी। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंक। क्लियर? चलिए, क्योंकि बिजनेसमैन का जो इज्जत है वो पूरी की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है इसके कारण। फिर आते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जहां पर दूसरी पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ, ना कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी ये डैमेजेस हम रिकवर क्यों करवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बस एक लीगल राइट था, जिस लीगल राइट को उसने एक्सरसाइज किया होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई चीज 1 लाख रुपए की थी और आज भी 1 लाख रुपए की अवेलेबल है। तो जब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो बायर ने कहा कि मुझे डैमेजेस दिलवाओ। तो सेलर ने कहा किस बात के? भाई डैमेजेस, 1 लाख रुपए की चीज अवेलेबल है तो किसी और से ले ले। तो बायर ने कहा इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने कोर्ट में केस किया है, मुझसे कम से कम वकील की या कोर्ट की फाइलिंग फीस तो मुझे रिकवर करवाओ। तो जज साहब वो आपको रिकवर करवा सकते हैं अंडर द हेड नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है बेटा। गौरव कुमार, अभी जो चल रहा है ना तू वहां कंसंट्रेट कर, पहले वहां कंसंट्रेट कर। ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करके मुझे अभी देगा अगले कुछ 5-7 दिन में ही। चल यहां पे ध्यान दे, नालायक। डैमेजेस फॉर द डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। डैमेजेस फॉर द डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। अब देखो जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दियां आ रही हैं। अब सर्दियों में गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए जो श्रीजीत है वो रहता है कहाँ? कैलकाटा के अंदर। और कैलकाटा के अंदर इंपोर्टेड माल आता है। अब मैंने श्रीजीत से कहा कि श्रीजीत, ये जो इंपोर्टेड माल कैलकाटा में आता है, क्या ये माल तुम मुझे दिल्ली में सप्लाई कर सकते हो? इसने कहा जी ठीक है। जैकेट्स आती हैं इसके पास विदेशों से। इसने मुझे जैकेट सप्लाई की इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब मैं गर्मियों में जैकेट पहनाऊं लोगों को? क्या मैं कह सकता हूं इसके डिले के कारण मुझे नुकसान हुआ है? यस। अब श्रीजीत का कहना है कि मैं तो डैमेजेस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सर आपने नहीं बताया था कि आपको जैकेट्स की जरूरत सर्दियों से पहले है। ये क्या बताने की जरूरत थी? ये तब डैमेजेस मिलते हैं जब जब सीजन सेल हो रही हो, सीजन आ रहा हो। तो सीजन से पहले अगर आपने कोई चीज मंगाई हो और सामने वाला उसे नहीं टाइम पे डिलीवर करे और सीजन का नुकसान हो जाए, तो इनको बताने की भी जरूरत नहीं होती है, फिर भी रिकवर किए जा सकते हैं। फिर आते हैं जी लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। अब देखो जी, ये नॉर्मली ना स्पेशल डैमेजेस में फॉर्म हो सकता है। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी नॉर्मली स्पेशल डैमेजेस का ही पार्ट होता है। लिख के मत आना ये चीज, एग्जामिनर भी घबरा जाएगा कि ये क्या हुआ है। देखो स्पेशल डैमेजेस, मैंने कहा जी अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो डैमेजेस लिख दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मुझे ये नुकसान होंगे, ठीक है। वो जो डैमेजेस लिखे गए हैं, अगर उसके पीछे एक प्रॉपर कैलकुलेशन है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरा ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन है, तो वो डैमेजेस कहलाते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। परंतु अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और बिना किसी बेस के एक फिगर प्रोवाइड कर दी गई है 10 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर 10 लाख रुपए, तो इसे कहते हैं पेनल्टी। क्या कहते हैं? पेनल्टी। तो पेनल्टी मतलब बिना किसी बेसिक के
वैसे ही फिगर प्रोवाइड कर दी। और लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब प्रॉपर एक कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाई गई है कि मेरे डैमेजेस इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। बताइए क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? बताओ जी, क्या डन का मैसेज मिल पाएगा? ना कोई हाँ कर रहा है, ना कोई ना कर रहा है। हेडले के केस के फैक्ट शीट अगर लिखवाए हैं तो पढ़ जाइए, शायद लिखवाए हुए हैं। चलिए, तो ये था जी आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्या आज एक और रिवीजन दी जा सकती है इवनिंग में? या फिर नहीं, आज रहने दो, आज रहने दो। नहीं, आज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं कंपनीज एक्ट की देने की सोच रहा था, मगर 5 क्वेश्चन दे रहा हूं पहले मैं, वो जरूरी है। तो आज 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। सोगा बड़े ढंग से करना, ताकि 5 धासु क्वेश्चन आएंगे उसके और सॉल्व कर सको। ऐसे ही सोगा के ऊपर टोटल में अगले 3 दिन के अंदर शायद 10 क्वेश्चन दूंगा टोटल सोगा के ऊपर। अगले 3 दिन में 10 क्वेश्चन आने हैं सोगा पे, तो इसलिए पूरी लगन से लग जाना। माइट भी 15 भी हो सकते हैं, तो सोगा पूरे ढंग से कर लेना, ठीक है? पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। एजेंसी छोड़ो मत, जो मैं रिवीजन लूंगा बस वो कर जाना। फिर श्रीजीत आएगी नहीं प्रॉब्लम, रुक जा अभी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रुक जा। आज की वीडियो देखियो जो मैं यमुना और सागर नाम के टेस्ट की दूंगा। चले, आज गंगा सागर नाम का टेस्ट अभी अपलोड हो रहा है, अगले आधे घंटे के अंदर। स्टार्ट डूइंग दिस। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।